हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछली वीडियो में हमने ध्वनि का अध्ययन किया और हमने जाना कि ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक चलती है, लेकिन निर्वात में बिल्कुल नहीं। आज का हमारा अध्ययन है प्रकाश। वो प्रकाश क्या है कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक चलता है और ठोसों में सबसे कम। प्रकाश को अगर देखा जाए तो निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल है इसकी, और जो वायुमंडल है गैस में इसकी चाल 0.0% कम हो जाती है, और जल में इसकी चाल 25% कम हो जाती है निर्वात की अपेक्षा, और ठोसों में 35% कम हो जाती है। तो हमने आज 2011 से 2019 तक के सारे प्रकाश के क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन पर को हम देखते हैं। यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई x2 है और वस्तु का उत्तल जो वस्तु की लंबाई है वो x1 है, और दर्पण कैसा है? उत्तल। तो दर्पण जब उत्तल है तो इसमें जो वस्तु है उसकी दूरी तो बताई नहीं गई है कि मतलब प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी के बीच वस्तु कहाँ पे रखी है। तो उत्तल दर्पण में जो दर्पण में वस्तु हम मान लेते हैं अनंत पर बने, जो वस्तु रखी है वो अनंत पर रखी है। तो जो वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो जब अनंत पर रखी हो, जब अनंत पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। तो इसका आंसर होगा x1 > x2। तो यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये अपना उत्तल दर्पण है, ये मुख कक्ष है, वस्तु कहीं अनंत पे रखी है, जैसे हम मान भी लें यहाँ पर रखी, लेकिन अनंत पे रखी तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो मुख कक्ष के समांतर जो प्रकाश से केंद्र चलेगी, किरण चलेगी, तो इस तरीके से चलेगी प्रकाशित किरण। और प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो ये दो अपनी फोकस से केंद्र होते, तो हम जब परावर्तन के पश्चात ये इस तरीके से यहाँ पर मिल गई, तो ये बना F2 फोकस। तो यहाँ हमने मान लिया कोई F1 फोकस है, अनंत पर है। तो ये है इमेज। तो ये जो इमेज है ये हमेशा जो वस्तु है उससे छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी। ये क्वेश्चन ये कह रहा था। दूसरा क्वेश्चन, ये घूमते हुए समतल दर्पण पर, ये घूमते हुए समतल दर्पण पर, अब घूम कौन रहा है? समतल दर्पण। आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण, जब दर्पण घूम रहा है, दर्पण आपतित किरण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण पूछा है, यानी परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा। तो जब दर्पण को हम घुमा दें, दर्पण को जब हम थीटा कोण से, दर्पण को जब हम कोण से घुमा देते हैं तो दर्पण 2θ कोण से घूम जाता है जो आपतित किरण है उसके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 × 2 यानी कि 120 डिग्री। यानी कि जो आपतित किरण 60 डिग्री है और आपतित किरण 60 डिग्री है, तब हम समतल दर्पण को घुमा दें, आपतित किरण 60 डिग्री है, हम समतल दर्पण को घुमा दें तो जो परावर्तित किरण है वो 2θ डिग्री से घूम जाएगी। तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 × 2 120 डिग्री। यानी कि जो परावर्तित किरण है और जो परावर्तन कोण है वो 120 डिग्री का होगा। परावर्तित किरण 2θ डिग्री से घूम जाएगी। क्वेश्चन नंबर, जो दूसरा हमने क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है आपकी पेडागोजी से। इसको भी देख लेते हैं कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो होता है अधिगम अंतरण। किसको होता है? अधिगम अंतरण। वो होता है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण का मतलब होता है सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। जैसे अगर हमने
गुणा भाग सीखा, बच्चे ने गुणा भाग सीखा तो बच्चा उस गुणा भाग का यूज बाजार पे या दुकान पर जा कर के उसका यूज कर सके। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन ले लिया था, ये पेडागोजी का क्वेश्चन था। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसकी मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो होता है अधिगम अंतराल को मापने हेतु। सीखने के जो ट्रांसफर है, जो सीखने का अंतराल है, उसके मापने हेतु प्रयोग होता है। कि एक विशेष परिस्थिति या एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। तो हमने 3 क्वेश्चन का यहाँ अध्ययन किया। चौथा है, यदि पानी व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हों, यानी कि पानी का ये है वाटर का अपवर्तनांक और ये है गिलास का कांच का अपवर्तनांक। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पानी का नीचे रखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/2/4/3। तो 3 × 3/2 × 4 = 9/8। ये आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि जो कांच का अपवर्तनांक है पानी के सापेक्ष वो होगा 9/8। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष 9/8 होगा। और पानी के सापेक्ष पूछा तो पानी का अपवर्तनांक नीचे रखेंगे और कांच का ऊपर। तो इससे निकल आएगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। अब प्रकाश संश्लेषण समीकरण, ये समीकरण काफ़ी जो है पूछ लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये होता है 6 को मेरेज कर दें और इसका आंसर यहाँ पे लिख दें 9/8। तो प्रकाश संश्लेषण समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे को होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को प्रदान करते हैं और उससे अपना भोजन भी बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा। ये तो 6 CO2 + 12 H2O। तो ये क्रिया दोनों ओर होती है। तो C6H12 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, 6O2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये समीकरण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तनांक, इसमें रिलेशन है। कहने का मतलब है पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है, इसको हम समझें तो हम देखते हैं कि ये अविलंब है। तो ये जब किरण है आई, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसका मान आई हो गया, वो परावर्तित हो गई। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो संभव है उसके लिए शर्तें भी होती हैं। एक तो जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि ये माध्यम सघन, तो ये माध्यम कैसा होना चाहिए? विरल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में करा जाए। तो ये अविलंब है, इसको हम कहते हैं अविलंब। मतलब जिस समतल बिंदु पर ये आकर मिलती है और उसके समांतर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींच दें, वो अविलंब कहलाती है। तो ये क्या है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, ये अविलंब के से थोड़ा दूर हटती हो जाएगी इस तरीके से किरण। अब हम क्या करें कि इसको हटा दें, यहाँ से इसको थोड़ा सा और मतलब इसको मोड़ दें हल्का सा, इस तरीके से लाएं तो ये थोड़ा और समांतर हो जाएगी समतल के। और हम और थोड़ा सा मोड़ें इसको इस तरीके से, तो ये समतल के समांतर हो जाएगी, यानी कि ये 90 डिग्री बना देगी ये कोण। इसे आर कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, ये अपतन कोण, ये परावर्तन कोण। यानी कि तो जो आर का मान है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। जब आर का मान 90 डिग्री हो जाए तब आई को हम कहते हैं, आई बराबर होता है IC,
यानी कि ये कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। तब जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से मोड़ दें हल्का सा, तो ये उसी माध्यम में लौट जाएगी ये। तो ये जो कोण है, अब ये कोण आपतन कोण कहलाएगा। तो जो आपतन कोण है, आपतन कोण बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से। इसको ही हमने समझाने के लिए कहा। कहने का मतलब है क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम में जाए। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है दो। एक तो पहली, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल में। अब प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? ये प्रकाश का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? तो उसमें ऑप्शंस में जैसे पर्णफलक या पौधे की टहनी। तो पर्णफलक तो पत्ती कहते हैं, तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में यहाँ क्वेश्चन है पर्वों का लंबान, पर्वों का लंबान, पर्वों का लंबान। यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? पर्वों का लंबान। अब अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। लेंस कैसा है? अवतल। यानी कि यहाँ पे लेंस है, दर्पण नहीं है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है अवतल लेंस से, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी हमेशा, क्योंकि लेंस है अवतल लेंस, हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा आभासी, वो वस्तु से छोटा, वस्तु से हमेशा आभासी, वस्तु से छोटा ये, और वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस और फोकस के बीच में, लेंस और एफ के बीच में, लेंस और एफ के बीच में। तो अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो उसमें जो ऑप्शन है वो आभासी है, लेकिन ये भी होगी वस्तु से छोटा, वस्तु की ओर, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस और एफ के बीच में, फोकस के बीच में। उत्तर एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 0.5 व 1 मीटर है। तो परिणामी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो परिणामी लेंस की फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जो d बराबर होती है वो होती है 1/f। यहाँ दिया गया 1/0.5, उत्तल की है 0.5 फोकस दूरी, और अवतल की है 1 प्लस 1/1, इसके लिए माइनस चिन्ह आता है। तो यहाँ 0.5 है तो 0 हो जाएगा, दशमलव लग के 10/5 और प्लस माइनस 1/1। इसको हल करने पर काट देंगे 2, तो 2 - 1 डायरेक्टर। तो जो परिणामी फोकस दूरी होगी वो 1 डायरेक्टर होगी। तो जो उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी 0.5 मीटर, तो परिणामी लेंस की क्षमता होगी 1 डायरेक्टर। बस d बराबर 1/f से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु समतल दर्पण के सामने खड़ी है, ऋतु एवं प्रतिबिंब के बीच 10 मीटर दूरी है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। यानी कि होता क्या है कि दर्पण और ऋतु के बीच में, लड़की है उसके बीच में 10 मीटर की दूरी है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है तो हमसे पूछा गया है
तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी याद करो। जब ऋतु दर्पण की ओर 2 मीटर चलेगी तो उसका प्रतिबिंब भी ऋतु की ओर 2 मीटर चलता हुआ प्रतीत होगा, 2 मीटर चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, 10 - 2 + 2 जुड़ जाएंगे, तो 10 - 4 यानी 6 मीटर। तो जब ऋतु दर्पण की ओर 2 मीटर चलेगी तो ऋतु उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी 10 मीटर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण का उपयोग आपने देखा होगा, हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, और समतल दर्पण का जो उपयोग है वो सैनिक भी करते हैं बंकरों में छुपे दूसरे सैनिकों के लिए। और वो समतल दर्पण का उपयोग जब कर पाते हैं जब 2 दर्पणों को 45 डिग्री पर रखते हैं। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 360/2 दर्पणों के बीच का कोण -1। इससे हम निकाल लेते हैं। जैसे 360 दिया है, 2 दर्पणों के बीच का कोण 60 दिया है, और तो हमसे पूछ लिया जाए 2 दर्पणों के बीच का कोण 60 है, तो उनके बने हुए बीच के तो उनके बनने वाले जो प्रतिबिंब, बहुत सारे प्रतिबिंबों को बनाने के लिए समतल दर्पणों का यूज करते हैं। तो यहाँ से मान लो 360/60, 6 - 1 यानी 5। जब 2 दर्पण 60 डिग्री के बीच में रखे हो तो उनके बीच 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ये बताने की कोशिश की हमने इस सूत्र से। 360/2 दर्पणों के बीच की कोणों के बीच की जो 2 दर्पण है उनके बीच का जो कोण -1। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति बताइए। तो जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा। तो जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक, और जो वस्तु के बराबर जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, सर्वप्रथम वो होता है काल्पनिक और वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। लेकिन हमारी जो ब्रेन है उसे हमें सीधा करके दिखाती है। रेटिना पर वो प्रतिबिंब, आँख की रेटिना पर पार्श्व उल्टा बनता है, लेकिन हमारे ब्रेन उसे हमें सीधा करके आभास कराता है। अब देखिए, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्न में से किसे चुनेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को, तो कोई प्रकाशित बहुत सारी लाइटें लगी रहती हैं और वो एक चित्र का निरूपण कर देती हैं, उस चित्र के निरूपण को अगर हम दीवार पर प्रतिबिंब के रूप में उकेरें तो किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो हम करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। किस लेंस का करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं प्रकाशित चित्र को, प्रकाशित पेंटिंग को दीवार पर प्रतिबिंबित करने के लिए। एक ध्वनि में भी क्वेश्चन आता है कि जब ध्वनि में जैसे देखोगा कोई फिल्म चलती है, नाटक होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुक्का बाद में घला पहले ध्वनि आ गई, या मुक्का पहले घल गया बाद में ध्वनि आई। तो इस सब घटनाओं को सुधारने के लिए अवतल पट्ट का यूज किया जाता है। वहाँ पे अवतल और यहाँ पर उत्तल है, यानी कि प्रकाशित पेंटिंग है उसको प्रतिबिंबित करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और जब ध्वनि में फिल्मों की बात आ जाए तो वहाँ पे अवतल पट्ट का यूज किया जाता है। ये ध्वनि का क्वेश्चन है अच्छी परीक्षाओं का। और आगे, मानव नेत्र की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है, तो इसका आंसर होता है 1/15 सेकंड। 1/15 सेकंड, यानी कि जो मानव नेत्र है उसकी रेटिना पर प्रतिबिंब 1/15 सेकंड तक बना रहता है। तो आज हमने प्रकाश के क्वेश्चन देखे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा पेडागोजी का भी देखा कि दर्पण चित्र परीक्षण किसके नापने हेतु प्रयुक्त होता है अधिगम अंतरण के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में आप कर सकते हैं कि मतलब कैसी आपको क्लास लग रही है या क्या सुधार किया जाए। थैंक यू।